नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले खबर बिहार से। विपक्ष यहां पर सक्रिय हो रहा है। आज आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया तो जमकर बवाल देखने को मिला। बिना इजाजत विधानसभा की ओर बढ़ने के कारण पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। बाद में आरजेडी नेता तेजस्वी और तेजप्रताप यादव को हिरासत में लिया गया। तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर विपक्षी सदस्य धरने पर बैठे हैं। यह हंगामा बिहार सशस्त्र पुलिस अधिनियम के पेश होने के विरोध में हो रहा है। काफी तनाव की स्थिति बताई जा रही है। क्या हुआ आपके साथ? एसपी डीएम ने कहा कि इसको मारो, बस गाली गलौज किया, बड़ी मारा, छाती पर बूट रख के मारा। एसपी अभी क्या स्थिति है आपकी? कैसा? बहुत छाती पर चोट, काफी देर तक कपार में। ये जाति नहीं है, लोकतंत्र की हत्या पुलिस ने कर दी। अरे कलेक्टर करा रहा है, एसपी करा रहा है, नीतीश कुमार गुंडों को भेजा है यहाँ पर। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए क्या हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि इस बिल को मत पास किया जाए। हम बिल का विरोध कर रहे हैं। हम तो बिल का विरोध कर जनतांत्रिक तरीके से, अब ये सब गुंडाई करा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का ढोंग रचने वाली सरकार, ये सरकार महिला की है। आप देखिए महिलाएं खड़ी हैं, सारी महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। आपको तो ढकेल के बाहर कर। हाँ देखा आपने देखा ही है मैं कैसे आई हूँ। और इस तरह से ये बिहार के लिए, बिहार की जनता इस चीज को देख रही है तो सजग हो जाए। ये सरकार, ये बिहार किस रास्ते में जा रहा है? बेरोजगारी के मुद्दे पर, बढ़ते अपराध के मुद्दे पर लोहिया जी ने कहा था सड़कें अगर सुनी हो जाएंगी तो आपका जो सदन है वो खामोश हो जाएगा। अब इसलिए हम लोग सब लोग जो है मजबूती के साथ बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है हम लोग एकजुट हैं। और बढ़ते अपराध और जो काला कानून जो सरकार ने जो पेश किया है, इसलिए हम सब लोगों को जो है मजबूती के साथ जो है इस चीज़ को लेना होगा। तो वाकई में बिहार में जो ये दृश्य आज सामने आए हैं, सवाल उठ रहे हैं कि क्यों इस तरह से स्थिति बनी है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार मौजूद है। मनीष, क्या इस समय स्थिति है? और अभी स्टूडियो में आते आते हम देख रहे थे विधान भवन के सामने जिस तरह से धक्का मुक्की हो रही थी, धक्का दिया जा रहा था। ये सिर्फ आरजेडी के लोग हैं, विपक्ष एकजुट है, क्या स्थिति है इस समय वहां पर? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, आज जो बिहार विधानसभा के अंदर हुआ है वैसी स्थिति मैंने 27 सालों में कभी नहीं देखी। मुझसे कई सारे ऐसे वरिष्ठ सहयोगी हैं जिन्होंने इस विधानसभा को पिछले 40 वर्षों में देखा है। उन्होंने कभी नहीं देखा कि विधानसभा के स्पीकर के चेंबर के बाहर जो है वहां पर जो जिला पुलिस के जवानों को बुलाया गया, जो डीएम और एसपी थे, वहां पर विधायकों की पिटाई की है। पुलिस वालों ने विधानसभा अध्यक्ष के कहने पर उन्होंने आकर वहां से उनको हटाने के लिए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के सारे गेट को आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल के विधायकों ने जाम किया हुआ था। इस पूरे विवाद का कारण है बिहार मिलिट्री पुलिस के जो नियम है उसमें संशोधन का एक प्रस्ताव लाया गया है। इसके बारे में विपक्ष का कहना है कि इसमें इतने ज्यादा स्वीपिंग पावर्स दिए गए हैं कि जिससे किसी को भी बिना वारंट का गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी विफलता नीतीश कुमार सरकार की है, क्योंकि उन्होंने इस बिल के बारे में किसी को कम्युनिकेट नहीं किया, किसी को ठीक से उसके फाइनल पॉइंट्स नहीं समझाए, जिसके कारण एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। और इतनी ज्यादा उत्तेजना, इतना ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति है कि विधायकों को विधानसभा के जो बिल्डिंग है स्पीकर के चेंबर के सामने से हटाने के लिए पुलिस वालों ने उनकी जमकर पिटाई की। पुलिस वालों का जुरिस्डिक्शन नहीं होता। आपको मालूम है कि वहां पर विधानसभा में मार्शल होते हैं, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष के कहने पर, उनके आदेश पे उनको बुलाया गया। उन्होंने विधायकों की, आरजेडी विधायक थे, माले के विधायक थे, उनकी पिटाई की। ऐसा दृश्य आज के पहले कभी देखा नहीं गया। और अभी भी हाउस एडजॉर्न है। फिर से अब से 15 मिनट के बाद यह हाउस असेंबल करेगा। लेकिन जो मैं आपको बता दूं, विधानसभा का जो फ्लोर है वहां भी काफी तनावपूर्ण स्थिति है। कुछ सकता है और नहीं लग रहा है कि कोई इस डेडलॉक को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष के सदस्यों की पिटाई हुई है उसके बाद एक तरह से आप कह सकते हैं स्थिति जो है
वो काफी बिगड़ चुकी है। एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है विधानसभा अध्यक्ष के पार्ट पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनके जो भी फ्लोर मैनेजर हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए, जिसके कारण आज जो कुछ भी हुआ अनप्रेसिडेंटेड था। आज के पहले ऐसी अभूतपूर्व स्थिति या आप कह सकती हैं कि ऐसी शर्मनाक स्थिति देखने को नहीं मिली थी। निधि, बिल्कुल मनीष, आपने ये जानकारी दी और तस्वीरें भेजी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और चिंताजनक स्थिति है कि इस तरह से मनीष जिस तरह से बता रहे हैं, कभी भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि विधानसभा भवन के अंदर सचिव के दफ्तर के बाहर पिटाई हुई हो। पुलिस ने विधायकों की यहाँ पर पिटाई की है, ये कहना हमारे सहयोगी मनीष कुमार का। बहरहाल इस खबर पर नजर बनी रहेगी। और आइए अब रुक करते हैं मुंबई का। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सियासी बवाल मचा हुआ है। आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग के बड़े खेल का आरोप लगाया है। कहा है कि कॉल रिकॉर्डिंग्स के जरिए ये पता लगा, कॉल रिकॉर्डिंग्स में कई नेताओं अफसरों के नाम हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के इस खेल में कई आईपीएस घेरे में हैं। कमिश्नर इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला ने जानकारी रिपोर्ट दी थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की। साथ ही गृह मंत्री अनिल देशमुख मामले में फडणवीस ने आरोप लगाया है कि 15 से 27 फरवरी तक होम आइसोलेशन में नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा है कि शरद पवार जैसे राष्ट्रीय नेता को गलत जानकारी दी गई। फडणवीस ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने गृह सचिव से मुलाकात की है और दावा किया है कि उन्हें सारे सबूत सौंपे हैं। उधर अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पर शिवसेना ने के जो सांसद है संजय राउत, उन्होंने पलटवार किया है। मेरे पास जो भी एविडेंस थे उसको मैंने सील्ड एनवलप में सारी की सारी चीजें होम सेक्रेटरी साहब को सौंपी है। जो जानकारी मेरे पास थी उस जानकारी की पूरी ब्रीफिंग ये भी मैंने उनको दी है और मैंने उनसे मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। होम सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि ये सारी चीजें वो उसको देखेंगे और उसके ऊपर सरकार ये एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, इस प्रकार से उन्होंने मुझे कहा है। जानबूझकर 25 अगस्त 2020 से आज तक इतने सेंसिटिव रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्चर्य की बात ऐसी है, इस रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं उनको वही पोस्टिंग्स मिली है। या रविशंकर प्रसाद जी, देश के लॉ मिनिस्टर, जिसने भी रविशंकर जी ने भी परसों एक पत्रकार परिषद लेकर ये कहा था कि महाराष्ट्र के सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आप लॉ मिनिस्टर हैं, आप जरा गुजरात में जब हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री थे या ये सब मंत्रीगण थे, तब संजीव भट्ट आईपीएस या मिस्टर शर्मा और एक अफसर है, उसने बार बार इस प्रकार के लेटर बॉम्ब गुजरात के सरकार और गुजरात के राज्यकर्ताओं के बारे में लिखे हैं। तो क्या उस लेटर के आधार पर गुजरात सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री या आज के मुख्यमंत्री पर आप कार्रवाई करने जा रहे हो? संजीव भट्ट ने जो एलिगेशंस किए थे वो परमवीर सिंह से भी गंभीर थे। आपने संजीव भट्ट को जेल में डाल दिया है। और आपको बताएं, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी महाराष्ट्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है, महाराष्ट्र सरकार को कौन चला रहा है? ये महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे कंफ्यूज सरकार है। महाराष्ट्र सरकार को कौन चला रहा है? Who is running the show of Maharashtra? क्या is it the most confused government in the history of Maharashtra? जिसके नेता तो कुर्सी पर हैं, अथॉरिटी नहीं है। अगर सेना के लोगों से पूछो क्या है मामला, हमसे नहीं, बात करो एनसीपी से, उनके आदमी, उनके नेता है। एनसीपी से पूछो तो वो कहते हैं हमसे नहीं, मुख्यमंत्री को फैसला करना है।
और कांग्रेस से पूछो, कहा ये दोनों बड़े पार्टनर हमारे हैं, दोनों मिलकर जल्दी फैसला करें। तो ये कौन सी अगाड़ी है? ये जो अगाड़ी तिगाड़ी पर खड़ी है, इसका डायरेक्शन क्या है? और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह मौजूद है। सुनील, तो ये मामला अब शाम तक हो गई है, कहां पहुंचा? देवेंद्र फडणवीस तो दिल्ली में है, केंद्र सचिव से मिल भी लिए, लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो रहा है इस समय? देखिए, महाराष्ट्र में जहां तक शिवसेना की बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवसेना के हैं, अभी तक इस पर कोई भी यहां पर रिएक्शन नहीं आया, प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन एनसीपी के तरफ से जरूर कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जैसे कि नवाब मलिक का, जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं और साथ ही प्रवक्ता भी हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो आईपीएस अधिकारी हैं रश्मि शुक्ला, ये बीजेपी की एजेंट है, इस तरह की बातें कही गई है। और साथ ही जो जयंत पाटिल हैं, जो कि शरद पवार से भी काफी करीबी माने जाते हैं, वित्त मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान आया है कि ये जो है बीजेपी की जो है कि मुद्दा भटकाने की कोशिश है उस जांच से, जो कि मुकेश अंबानी के पास मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो कार का मामला है, उससे मुद्दा भटकाने की, और बहुत आतुरता है इन्हें बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। इससे ज्यादा कुछ गंभीर यहाँ पर कुछ होता नहीं दिख रहा है। लेकिन आरोपों को अगर हम देखें तो बहुत ही गंभीर आरोप हैं, जो कि ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े हुए हैं, और सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि ये सबूत हैं, जो कि नियमतः कॉल रिकॉर्डिंग की गई। कई ऐसे लोग थे जिनके ऊपर शक था कि वो इस ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हुए हैं, वो दलाल थे, जो ब्रोकर जो कहे जाते हैं वो भी थे, उनका भी कॉल रिकॉर्डिंग की गई थी, उसमें नाम भी आया है। और साथ में ही उसमें 29 ऐसे अफसरों का नाम भी दिया गया है जिन्होंने कि जो इनसे संपर्क में थे और जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है और उसी पद पर हुई है जिसके लिए बात की जा रही थी जी। साथ में कुछ 4 बड़े आईपीएस अफसरों का भी नाम दिया गया है, लेकिन उनकी पोस्टिंग वहां पर नहीं हुई थी। तो बहुत ही गंभीर वैसे देखा जाए तो मामला है, और सीधे सीधे सबूतों के साथ है जिस पर सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अगस्त 2020 से ये मुख्यमंत्री के पास पड़ा था, बाद में गृह मंत्री के पास गया, इस पर कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे उस आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला, जिन्होंने कि इस पूरे मामले का खुलासा किया था, रिकॉर्डिंग कराई थी, उनको ही एक तरह से दरकिनार करने की कोशिश की गई है। जी, आप सुनील बने रहिए। तो अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से लैस गाड़ी और मनसुख हिरेन मौत मामले में एटीएस महाराष्ट्र के जो प्रमुख हैं जयजीत सिंह ने कहा है कि 8 तारीख की पूछताछ में सचिन वजय ने कार के इस्तेमाल से इनकार किया था। फिर एटीएस टेक्निकल जांच के बाद एक सिम कार्ड के जरिए बुकी तक पहुंची। वहीं विनायक शिंदे ने मनसुख को कॉल किया और फिर हत्या को अंजाम दिया। एटीएस प्रमुख ने कहा है कि हमारे पास बहुत नाम और संदिग्ध है, सभी की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि 26 मार्च को हम एनआईए की अदालत से सचिन वजय की हिरासत की मांग करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि सचिन वजय कांड में अब एक और कार की एंट्री हो गई है। मुंबई एटीएस ने दमन से एक काली रंग की वॉल्वो कार जब्त की है। कार के एक बड़े कारोबारी की बताई जा रही है, लेकिन मनसुख हिरेन केस में इसकी क्या भूमिका भी साफ है। कुल मिलाकर केस में ये 6ठी कार है जिसे जब्त किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ अब सुनील तो बने हुए हैं। सुनील, तो जो ये वाला मामला था, अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से बड़ी गाड़ी थी और ये तमाम गाड़ियां जो जब्त हुई हैं, कुल मिलाकर ये मामला अब कहां पहुंचा है? देखिए, इस पूरे मामले में सचिन वजय जो एपीआई हैं वो तो मिस्ट्री मैन बने ही हुए हैं। आज एक नया जो खुलासा हुआ ये कि एनआईए की टीम ने कल उस होटल में जाकर तलाशी ली थी जहां पर कि 16 तारीख से 20 फरवरी तक सचिन वजय रुके हुए थे। उस दौरान ये सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला कि तकरीबन 5 बैग उन्होंने वहां पे लिया था और किसी से मुलाकात भी की थी। लेकिन जो और बात उभर कर आई वो ये आई कि आधार कार्ड जो होटल में बुकिंग के लिए दिया जाता है वो उन्होंने फर्जी बनवाया था। तस्वीर अपनी लगाई थी लेकिन नाम जो है दूसरे का था। और दूसरी बात, अगर मनसुख मर्डर की बात हम करें तो उसमें भी कुछ बड़े खुलासे हुए हैं, जैसे कि अब एक नई कार की एंट्री हो गई है और वो है वॉल्वो। इसके पहले 5 कारें जब्त हो चुकी हैं, जिसमें से कि 2 मर्सिडीज कार हैं, इसके अलावा एक लैंड क्रूजर है और ये नई कार आ गई है। और इस कार का कहीं न कहीं इस्तेमाल हुआ है मनसुख हिरेन की हत्या में। ये आज एडीजी जो है जयजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने उसको बताया और साथ में एफएसएल इन पूरे मामलों की जांच की। और इसमें बुकियों का, सट्टेबाजों का एक बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि ये जो सिम कार्ड इस्तेमाल किए जाते थे जो लाए गए थे गुजरात से, ये सटोरिये अपने लिए इस्तेमाल किया करते थे, तो उनसे लिया हुआ ये कार्ड है। तो इसमें आतंकी साजिश हुई, फिर पहले पुलिसिया साजिश हुई, फिर हत्या
बिल्कुल बम आ गया है, रिकॉर्डिंग बम आ गया और इसके साथ में ही चोरियों का भी पूरा का पूरा एक रैकेट इसके तहत दिखाई पड़ रहा है, जिससे सचिन वजह जुड़े हुए थे। बिल्कुल, इस जानकारी के लिए सुनील आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की। कोरोना के मामले को बढ़ते हुए देखते हुए केंद्र ने टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और तेजी लाने का बड़ा फैसला कर लिया है। अब 45 साल से ऊपर सभी को टीका लगेगा। 1 अप्रैल से 45 पार हर कोई लगवा सकेगा टीका। इससे पहले 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों को ही टीका लगाया जा रहा था, वहीं 45 साल के ऊपर कोमोर्बिडिटी वालों को ही टीका दिया जा रहा था। तो अब 45 साल से ऊपर कोई भी हो उसको टीका लगेगा आप 1 अप्रैल से, और रजिस्ट्री आप इसके लिए शुरू कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो हालात हैं कोरोना को लेकर चिंताजनक बने हुए हैं। महाराष्ट्र के 25 जिलों में 100%, 17 जिलों में 200% और 3 जिलों में 500% कोविड मामले सिर्फ 17 दिनों में बढ़े हैं। राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने केंद्र से वैक्सीन की मांग की है और महाराष्ट्र में लॉकडाउन की चेतावनी दी है। लॉकडाउन के सिवा कोई पर्याय नहीं रहेगा, तो अगर लॉकडाउन सही माने टालना है या नहीं करना है तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए और लोगों ने उसका अनुपालन करना चाहिए। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने लॉकडाउन की चेतावनी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा इस बारे में चिंतित है। उन्होंने कई बार लोगों को अपील किया है कि जनता ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए देना चाहिए, और अगर नहीं देंगे तो हमारे को लॉकडाउन के सिवा कोई पर्याय नहीं रहेगा। तो अगर लॉकडाउन सही माने टालना है या नहीं करना है तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए और लोगों ने उसका अनुपालन करना चाहिए। मुंबई, नासिक, अहमदनगर, हिंगोली, लातूर, बीड, नागपुर, पुणे, सोलापुर जैसे 25 जिलों में कोरोना के मामले बीते 17 दिनों में 100% से ज्यादा बढ़े हैं। ठाणे, नवी मुंबई, धुले, कोल्हापुर, सांगली, औरंगाबाद, जालना, परभनी, उस्मानाबाद, नांदेड़, बुल्ढाना, वाशिम, भंडारा, गोंदिया जैसे जिलों में कोविड केसेस 200% से ज्यादा बढ़े हैं। सबसे ज्यादा नांदेड़ में करीब 1000%, तो बुल्ढाना और परभनी के कोविड मामलों में करीब 500% उछाल दिखा है। नांदेड़ के बाद अब परभनी में भी बुधवार से 31 मार्च तक कर्फ्यू की घोषणा हुई है। यहां शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक नाइट कर्फ्यू लग रहा है। 3-4 हफ्ते से हम महाराष्ट्र में कोविड-19 के केसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसकी शुरुआत जो थी वो विदर्भ प्रभाग के जो ज़िले हैं अमरावती, अकोला, यवतमाळ, नागपुर, बुल्ढाना, इन ज़िलों से हुई थी। लेकिन अगर हम पिछले हफ्ते का जो केस का एक सैंपल साइज़ है उसको अगर हम देखें तो हम ये देख रहे हैं कि टेस्टिंग महाराष्ट्र में काफ़ी बढ़ चुका है। लगभग 1.5 लाख के लगभग टेस्ट हर दिन हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि विदर्भ के अमरावती जैसे ज़िले, अकोला जैसे ज़िले में जहाँ ये शुरुआत हुई थी केस बढ़ने की, वहाँ केसेस अब माइनस में जा रहे हैं, यानी कि बढ़ोतरी जो है वो -80%, -20% हो रही है। तो एक तरह से ये जो प्रकोप है, ये जो सर्ज है, वो कम होने के भी आसार कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। बढ़ते मामलों के बीच राज्य में टीका लगाने की रफ्तार भी बढ़ी है। अब तक 45 लाख लोगों को टीका लग चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से ये मांग दोहराई है कि वो हर हफ्ते राज्य को 20 लाख वैक्सीन मुहैया कराए। मुंबई से गणेश परब के साथ पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आगे है, 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों का प्रचार का जो रंग है वो बंगाल में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का नाम बीजेपी उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट में नहीं। और छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है, नारायणपुर में माओवादियों ने उड़ाई है जवानों से भरी बस। 3 जवान नहीं रहे, कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा था कि बस में 24 जवान सवार थे।
5 कहा जा रहा था पहले कि गंभीर रूप से वो घायल हैं, लेकिन अब संख्या कितनी है हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगियों से बात करने की। लेकिन ये अपने आप में बहुत अहम खबर आ रही है, दुखद खबर आ रही है कि जो हमारे जवान हैं 3 की जान जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में ये माओवादी नक्सली हमला था जिसमें ये हुआ है और अपने आप में ये तस्वीरें हम देख सकते हैं जो हमारे सामने आई, क्योंकि कई इसमें गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। करीब 24 जवान इस गाड़ी में सवार थे जब ये लोग निकले थे। नारायणपुर में जो ये हमला हुआ आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक सभी जवान DRG के बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दे पा रही थी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए अनुराग द्वारी। अनुराग, क्या और डिटेल्स मिल पाई है इस नक्सली हमले पर? देखिए, ये नारायणपुर जिला है, यहाँ पर निधि लगभग अब से कुछ देर पहले एक बड़ा नक्सली हमला हुआ था जब DRG जवानों से भरी जो बस है उसको उड़ा दिया गया है। ये सभी जवान DRG के ही थे और ये धौड़ाई और पल्लेनार के बीच में ये ब्लास्ट हुआ। जहां ये ब्लास्ट हुआ है वो घने जंगल का इलाका है और जो खबर आई उसके मुताबिक उस वक्त ब्लास्ट में 27 जवान सवार थे और पुलिस के आला अधिकारियों ने 3 जवानों की शहादत की पुष्टि की है। 5 गंभीर रूप से घायल हैं जबकि 10 को और चोट आई है। और अभी जो ITBP के जवान हैं उन्होंने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और वहां पर अभी किसी को जाने की इजाजत नहीं है और लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कुछ आला अधिकारियों से हमारी कुछ दिनों पहले भी बातचीत हुई थी, तो जिस तरह की शांति थी, कहीं ना कहीं उनके मन में आशंका थी कि नक्सली बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि बीच में कुछ वक्त के लिए जो ऑपरेशन थे वो बहुत उस तरह से सघन रूप से नहीं चलाए जा रहे थे जो इससे पहले छत्तीसगढ़ में चलाए जाते थे। बिल्कुल अनुराग, आप इस स्थिति पर नज़र बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो 3 जवान नहीं रहे और कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं इस नक्सली हमले में। और देश की बात में एक वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज एक लॉकडाउन को 1 साल पूरा हो रहा है। क्या हाल है पैदल चले मजदूरों का जो मजबूरी में वो चले थे? ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। अगले दिन मजदूर शहरों को छोड़ घरों की तरफ लौटने लगे थे। लाखों लोगों को सैकड़ों मील चलना पड़ा था। इस 1 साल में मजदूर वापस शहर तो लौटे हैं, लेकिन उनकी तकलीफें घटी नहीं हैं। देखिए ये रिपोर्ट। और ये आसपास आकर के इसलिए खड़े हुए हैं कि जब हम गाड़ी से उतरे तो इनको लगा कि कोई काम देने आया है और उस उम्मीद के साथ मेरे तरफ आए। ये वो मजदूर हैं जो लॉकडाउन के दौरान आपको सड़कों पर चलते हुए अपने गांव जाते हुए सैकड़ों किलोमीटर दिखे होंगे। कुछ तो अपने गांव तक नहीं पहुंच पाए, एक्सीडेंट में मौत हो गई, भूख से मौत हो गई। लेकिन 1 साल हो गया है लॉकडाउन का, ये वापस आए हैं। तो आप भी गांव गए थे? जी सर, गया था। आए हैं वापस, क्या बदला? कुछ बदला? कुछ नहीं सर, वही समस्या है। उससे दर प्रतिदिन उल्टा ही हो रहा है। कोई कमाई नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं। आते हैं कहीं लग जाता है तो रोटी रोजी के लिए 1-2 दिन का खर्चा मिल जाता है। काम नहीं मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा है, न कोई रोजी है न कोई काम है। ये आपका नाम क्या है बताइए? हमारा नाम अब्दुल सलाम है। मैं बिहार से हूँ, कटिहार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो लॉकडाउन में घर गए थे, कैसे गए? मैं लॉकडाउन में जब यहाँ लगा था, बहुत स्थिति खराब होने के कारण पुलिसों से कानूनों से डरते डरते भी गया था। तो ट्रक में कहीं ट्रक मिला तो ट्रक से गए, कहीं पैदल चलना पड़ा, कहीं बहुत तकलीफ़ों से गया। जब तकलीफ़ से गया तो वहाँ भी घर में भी ऐसी हालत थी कि खाने तक का हालात ख़राब था। फिर जब लॉकडाउन थोड़ा से ठीक हुआ तो यहाँ आए तो यहाँ भी वही हाल है जो पहले लॉकडाउन में था, वही हाल अभी भी है। और इतनी मजबूरी है कि शायद कह नहीं सकते हैं, और कहे भी तो कैसे कहें। क्यों? काम नहीं मिल रहा है? काम नहीं मिलता है। अगर आप अपने घर से निकलें, पास के चौराहे में जाएं तो आपको ये मजदूर बैठे नजर आ जाएंगे। सरकार से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन आप अगर कुछ मदद कर पाएं इनकी तो ज़रूर करें। घर पे कोई काम कराना हो तो उनको काम करने के लिए ले जाएं। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन शायद लॉकडाउन के दौरान भी आम लोग निकले थे इनकी मदद के लिए। शायद अब भी इनको आस उसी आम आदमी से है जिसने इनकी लॉकडाउन में मदद की। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। খেলা হবে
और बात चुनावों की। मिथुन चक्रवर्ती के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर जो सस्पेंस था लगभग खत्म हो गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए 13 उम्मीदवारों की जो आखिरी लिस्ट थी जारी की है, उसमें मिथुन चक्रवर्ती का नाम नहीं है। उधर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में अमित शाह ने आज रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुटे। बंगाल की जंग में बीजेपी के कई दिग्गज नेता प्रचार में लगातार जुट रहे हैं। असम में 27 मार्च को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए 4 दिन पहले बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में असम में विकास की जो गंगा बही है उसे और धार देने के लोगों की सहयोग की जरूरत है। हालांकि सरकार ने यहां पर इस घोषणा पत्र में सीए का जिक्र नहीं किया, लेकिन कहा है कि एनआरसी में अपडेट कर उसको लाया जाएगा। और देश की बात में आगे है, उत्तर प्रदेश में होली को लेकर सरकार ने जारी किए हैं सख्त दिशा निर्देश। होली पास आ रही है और कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फील्ड के सभी अफसरों को लिखा है कि बिना इजाज़त या कोविड प्रोटोकॉल पर अमल के बिना लोगों को एक जगह जुटने की इजाज़त ना दी जाए। हालांकि ज़मीन पर नज़ारे कुछ और हैं। आलोक पांडे की रिपोर्ट। बाईस मार्च को मथुरा में लड्डू मार होली, जबकि 23 मार्च को लठमार होली चली। लेकिन कोविड के कायदे पूरी तरह गायब दिखे। ना मास्क, ना सामाजिक दूरी। कोरोना की बात की जाए, कौन है कोरोना, कैसे कोरोना, भाई हमें ना पता। ब्रिजवासिन के लिए चुनाव तो कोरोना तो बिल्कुल भाग गया है और हम सब किशोरी जी के रंग में रंगे हैं। बीते 10 दिन में यूपी में कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं। 12 मार्च को जहां राज्य में 167 नए मामले थे, 22 मार्च को 542 हो गए। अब होली को लेकर सरकार चिंतित है। आज दोपहर यूपी के मुख्य सचिव ने फील्ड के अफसरों को चिट्ठी लिखी। कहा कि बिना इजाजत के कोई जुलूस या जुटान ना हो। 60 साल से ऊपर वाले और 10 साल से कम के बच्चे भीड़ में ना हो। कोरोना वाले राज्यों से यूपी आने वालों का कोविड टेस्ट हो। लेकिन असली चुनौती इन्हें जमीन पर लागू करने की होगी। मथुरा से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।